दोस्तों, आपका जो ध्यान मैं इस हेडलाइन के ऊपर में केंद्रित करना चाहता हूँ, जो कि पब्लिश हुआ था 3 जुलाई 2023 में, जहाँ पे हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने कहा था कि इंडिया इज एमिंग फॉर 10% ऑफ 6G IPR। उसके बाद में एक और आर्टिकल आया जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया लुक्स टूअर्ड बिकमिंग अ ग्लोबल लीडर इन 6G, क्योंकि 6G जो नया वाला टेक्नोलॉजी है उसके अंदर में इंडिया का जो भागीदारी है वो बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसा लोगों का दावा है। और हमारे यहाँ जो जो पॉलिटिकल सेटअप है वो बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा है। और हमारा जो लोकल स्टैंडर्ड बॉडी है जिसको बोलते हैं TSDSI, उसने रिसेंटली जो है अफ्रीकन टेलीकॉम यूनिट से एक पैक्ट साइट किया है कोलैबोरेशन का ऑन वेरियस टेक्नोलॉजीज 5G 6G AI एंड रूरल ब्रॉडबैंड। तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं और बहुत रीसेंट आर्टिकल है 31 जुलाई 2025 का। अब दोस्तों, मैं ये सब बातें आपके साथ क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये तो अच्छी बात है कि इंडिया जो है 6G के अंदर में ग्लोबल लीडर बनने जा रहा है, और कई मिनिस्टर्स ने कई बार इस चीज़ को दोहराया है। क्योंकि क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक आपके पास में टेक्नोलॉजी में पकड़ ना हो तो आप एक बैक एंड मैन्युफैक्चरर बन के रह जाते हैं। सारे जितने भी डेवलप नेशन को आप देखेंगे, खासकर यूएस में, सारा पेटेंट जो है वहीं पे सेंट्रलाइज्ड होता है। उनका जो ओनरशिप होता है, जितने भी प्रमोटर्स हैं बड़े बड़े कंपनियों का, वही सारा पेटेंट ओन करते हैं, मतलब उनकी कंपनियां ओन करती हैं। इंडिया के पास में पेटेंट्स इतना है नहीं, और क्योंकि टेक्नोलॉजी में पकड़ इंडिया की बहुत कम है। अब दोस्तों, एक वीडियो तो मैं अलग से बनाऊंगा कि स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होता है, ITO और 3GPP कैसे काम करता है, वो अलग मुद्दा है। आज के वीडियो में मैं कुछ और समझाऊंगा आपको, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको याद हो दोस्तों, कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले, इंडिया ने बहुत ज़्यादा एक फोकस्ड अटेम्प्ट किया था 5G स्टैंडर्ड के ऊपर, है ना, इंडियन 5G स्टैंडर्ड। और उसके अंदर बहुत सारे जो है प्रेस में आर्टिकल्स आए, और इंडिया ने क्लेम किया कि हम जो है 5G इंडियन 5G स्टैंडर्ड बनाएंगे। तो अब ये आर्टिकल देखें, ये लोकल 5G स्टैंडर्ड, इट्स ग्लोबल गियर वेंडर वर्सेस TSDSI। मतलब जो ग्लोबल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो TSD के साथ में टसल में थे डायरेक्टली। और ये IIT चेयरमैन भास्कर राममूर्ति ने कहा कि ग्लोबल टेलीकॉम गियर्स इज अपोजिंग लोकल 5G स्टैंडर्ड इज बिजनेस ड्रिवन, एंड TSDSI का जो रेडियो इंटरफेस टेक्नोलॉजी है इजंट ए फोक स्टैंडर्ड, इज बीइंग टर्म्ड इन द मार्केट। वो कहते हैं फोक, ये जो कोई इजंट ए स्टैंडर्ड, ये कुछ है ही नहीं, ये ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भास्कर राममूर्ति का ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। उसके बाद में फिर एक और आर्टिकल मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि 5GI विल बिकम ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5G स्टैंडर्ड फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड, TSDSI चेयरमैन। उसका मतलब जो 5G स्टैंडर्ड जो अलग था, उसको फिर उसका विलय हो गया 5G स्टैंडर्ड के ऊपर में। और ये 29 जनवरी 2022 का आर्टिकल है। उसके बाद एक और आर्टिकल है उसी के आसपास, इंडिया फाइनली अबंडेंस 5GI। अब दोस्तों, मैं ये पूरी कहानी में आपको समझाऊंगा, ये 5GI क्या था, क्या करने की कोशिश कर रहे थे, क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ, और 6G के अंदर, 6G के ऊपर जब हम अपना अटेम्प्ट कर रहे हैं कि हम ग्लोबल लीडरशिप करें 6G के ऊपर में, तो हमको क्या लेसन सीखना चाहिए जो हमने पिछला जो है, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है 5GI के ऊपर में। तो दोस्तों, ये है मेरा स्लाइड डेक। टाइटल ये है कि 5GI प्लेन एंड सिंपल, व्हाट इंडिया ट्राइड, व्हाट 5G एक्सेप्टेड, मीन्स व्हाट इज द ग्लोबल स्टैंडर्ड में वो क्या एक्सेप्ट हुआ, एंड वाई यू डिडंट नोटिस एनी काइंड ऑफ इंडियन इनोवेशन इन द फोन। इतने दिन हो गए, पर इंडिया स्टैंडर्ड के बारे में, इंडियन इनोवेशन के बारे में अपने फ़ोन में, 5G का जो फ़ोन है आपके पास में, उसमें कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो इसमें हम बात करेंगे कि क्यों नहीं हुआ ऐसा, और क्या वो करने की कोशिश कर रहे थे, और ये क्या सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन होने वाला है दोस्तों, जो मैं आपको बताऊंगा। आपको मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं, क्लेम कर सकता हूं कि कहीं आपको ये चीज़ नहीं मालूम पड़ेगा। जिनको मालूम भी होगा वो इस तरह से आपको नहीं समझाएंगे, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। को पता है, पॉलिटिकल रीजन, बिजनेस रीजन एक्सेट्रा। तो समरी क्या है? इंडिया ने कोशिश किया कि फोन टू टावर अपलिंक को फिक्स करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि कवरेज का जैसे बेसिक प्रॉब्लम क्या है। अगर ये देखिए, आपका ये टावर है और ये मोबाइल फ़ोन है, प्रॉब्लम क्या है कि टावर के पास में तो बहुत पावर है, वो मोबाइल फ़ोन की तरह जो है बहुत ज़्यादा पावर फेंक सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो EMF के जो स्टैंडर्ड होते हैं वो रिलैक्स्ड होते हैं। क्योंकि आप टावर के ऊपर में जाके टावर को के साथ आप चढ़ते नहीं है, कुछ नहीं करते, आप टावर से दूर खड़े रहते हैं। पर फ़ोन को आप इस्तेमाल करते हैं और कान में ऐसे लगाते हैं,
तो इसमें क्या होता है कि पावर लिमिटेशन होता है 23 dBm का, उससे ज़्यादा पावर ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो होता क्या है, जब वो ये फ़ोन पावर फेंकता है बेस स्टेशन की तरह, तो ये एक लिमिट बन जाता है। मतलब डाउनलिंक इज नॉट द लिमिट, अपलिंक बिकम्स द लिमिट। तो इंडिया क्या करने की कोशिश कर रहा था, इंडिया अपलिंक के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि रूरल के अंदर में जो बेस स्टेशन डेंसिटी है वो कम हो जाए। जैसी बेस स्टेशन डेंसिटी कम होगा, बिकॉज जैसे ही आपके कवरेज बढ़ जाएगा, क्योंकि कवरेज इज लिमिटेड बाय अपलिंक, तो बेस स्टेशन की डेंसिटी जो है वो गिर जाएगी, तो आपका कॉस्ट बढ़ जाए, कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा और ओपेक्स कॉस्ट कैपेक्स कॉस्ट दोनों में फर्क पड़ेगा। तो यही इंडिया कोशिश कर रहा था टू टू अचीव, है ना। तो आइडिया वॉज टू क्रिएट ए सेपरेट इंडियन स्टैंडर्ड, राइट, विच वुड इंक्लूड लॉट ऑफ टूल्स which are optional tools or maybe mandatory tools in the 5G technology। मतलब 5G टेक्नोलॉजी जो बनने वाला था उसके अंदर में ये टूल्स, ये जो कैपेबिलिटी है टू इंक्रीज द अपलिंक कैपेबिलिटी ऑफ द मोबाइल डिवाइस टू एबल टू स्ट्रेच द बेस स्टेशन कवरेज मच फार्दर देन व्हाट इट वाज, राइट। बिकॉज ये जितनी दूर तक ये फेंक सकेगा सिग्नल, उतना जो है आपका कवरेज बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम क्या हुआ दोस्तों, ये समरी में प्रॉब्लम क्या हुआ, जो टूल्स जो है उन इंडिया ने जो इजाद किया वो कुछ फायदा नहीं हुआ उन टूल्स का। और यही मैं इस प्रेजेंटेशन में समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों नहीं फायदा हुआ, मतलब उससे जो अचीव करने की कोशिश कर रहे थे उनका एडवांटेज क्यों नहीं मिला। तो प्रॉब्लम जो है हम जो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे कि फ़ोन का, जैसे मैंने बताया कि 23 dBm एवरेज पावर होता है सेफ्टी एंड सार लिमिट के लिए, और यही एक बॉटलनेक है, और इसको हम किसी तरह से ओवरकम करने की कोशिश कर रहे थे विद RF इंजीनियरिंग। बट एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हायर फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम FR2 बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज 2 ग्रेटर देन 6 गीगाहर्ट्ज, जो इंडिया करने की कोशिश कर रहा था वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका था। और वो क्यों हो चुका था, और क्यों जो FR2 में जो इंडिया के जो इनोवेशंस हैं जो कि वो इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे वो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड थे, वो क्यों थे, वो भी मैं इस वीडियो के थ्रू समझाऊंगा। अब ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि अगर आप इस डायग्राम को देखें तो क्या होता है कि जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ता है उतना वेवलेंथ कम होता है। तो जितना ज़्यादा आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा उतना जो है आपका कवरेज श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि जो रिसीवर अपर्चर होता है विच इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द पावर ऑफ द ईयर ऑफ द डिवाइस और द बेस स्टेशन, मतलब उनका बेस स्टेशन के कान की क्षमता को रिसीवर अपर्चर से आकलन करते हैं, नापते हैं, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द वेवलेंथ। कहने का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा तो स्क्वायर से तो और भी छोटा हो जाएगा। इसलिए आप एक्सपोनेंशियल डिक्रीज ऑफ कवरेज देखते हैं जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। तो अगर आप FR2 में जाएंगे 6 गीगाहर्ट्ज एंड अबव, तो कवरेज जो है एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, और उसको सॉल्व करने के लिए जो इंडिया के जो इनोवेशंस थे वो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड हो चुके थे FR2 रेंज के अंदर में। तो अगर आप देखें at higher frequency greater than 6 gigahertz, the tower effectively ears are smaller, receiver aperture is directly proportional to lambda, result uplink becomes weak link। वो तो लो फ्रीक्वेंसी भी होता है, पर इसका जो इम्पैक्ट है वो हाई फ्रीक्वेंसी में बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ दिस लेमडा स्क्वायर, ठीक है ना। तो स्पेशली फार फ्रॉम द टावर। तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अब दोस्तों इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। जो मेरे श्रोता हैं जो कि टेक्नोलॉजिस्ट नहीं हैं, जिनको टेक्निकल चीज़ें नहीं आता है, वो घबराए नहीं। अब इसको कैसे समझाया जाए, वो इस तरह से कि ये फ्रीक्वेंसी है और एक टाइम है। तो एक OFDM में सब कैरियर स्ट्रक्चर है। अब इस सब कैरियर स्ट्रक्चर को आप भूल जाइए, इसका कोई मीनिंग नहीं है। आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि जो आपका बैंडविड्थ होता है, आपको बैंडविड्थ तो समझ में आता है कि जैसे 700 मेगाहर्ट्ज में 10 मेगाहर्ट्ज है, 800 में अगर आपको 10 या 15 है, आगे अपना 3.1 में 100 मेगाहर्ट्ज है, तो ये 100 मेगाहर्ट्ज यहाँ दिखेगा, आपको 10 मेगाहर्ट्ज यहाँ दिखेगा। तो आपका जो फिल्टर का रिस्पॉन्स होगा वो इस तरह से होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका लेट से 10 मेगाहर्ट्ज या 100 मेगाहर्ट्ज ऐसा होगा, और जो फिल्टर होगा वो वेव फॉर्म को, आइडियल वेव फॉर्म को इस तरह से एम्पलीफाई करेगा, और जो एवरेज पावर होगा वो 23 dBm होगा हैंडसेट टू बेस स्टेशन, ठीक है ना। वो सिंपल है, इसमें क्या है दिक्कत है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है। आप कैसे आप इंफॉर्मेशन को भेजते हैं वो तो अलग मुद्दा है, पर ये शेपिंग ऐसी होती है, मतलब वो ट्राई टू कीप द फिल्टर एज फ्लैट एज पॉसिबल, दैट इज व्हाट द पर्पस इज। इसलिए हम OFDM में यूज करते हैं, क्योंकि OFDM में ये अचीव करना आसान हो जाता है। वो कैसे होता है वो अलग वीडियो में समझाऊंगा कभी। अब करने की क्या कोशिश कर रहे थे इंडियंस, वो ये करने की कोशिश कर रहे थे कि जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, जो सेंटर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है, उसको बूस्ट करें
और जो बाजू वाला जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है जो एज में है उसको डिप्रेस करें। अब इससे क्या होगा कि पावर लेवल जो है, पीक पावर लेवल कुछ पॉइंट के ऊपर बढ़ जाएगा, पर एवरेज पावर लेवल जो है वो 23 dBm ही रहेगा। इससे रेगुलेशन को आप सरकमवेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप देखें कि इस एरिया को अगर आप पूरा इंटीग्रेट करेंगे इस एरिया के ऊपर में, आपको पीक तो ज़्यादा बड़ा वो मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली पहले क्या था, पहले ये नंबर यहाँ था, अगर आप देखें ये 1 पे था, ये अभी इसके ऊपर चला गया, देख रहे हैं ना आप, ये 1 पे था पहले, बट उनका जो अब जो नीचे वाले पोर्शन है जो जो एज के हैं उसको डिप्रेस कर दिया फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को। तो ओवरऑल एरिया जो है इसका, ओवरऑल जो एरिया है उसको अगर इंटीग्रेट करेंगे आपको 23 dBm ही मिलेगा। तो ये करने की कोशिश कर रहे थे आप, जिससे फायदा क्या होगा कि जैसे आप फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को बूस्ट करेंगे जो कि सेंटर में है, आपका कवरेज बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो हैं वो हर ये पूरा फिल्टर है ना, तो फिल्टर के अंदर में सब जगह फ्रीक्वेंसीज हैं, ये फ्रीक्वेंसीज हैं, तो ये सब कैरियर जो मैं आपको बता रहा था, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, राइट, दिस इज द यू आर चंकिंग द फ्रीक्वेंसी इनटू वेरियस सब कैरियर्स। अब ये सब कैरियर्स क्या होगा, दिस बिकम्स, ये एक टूल है, ये एक रिसोर्स है आपका बैंडविड्थ के लिए। तो आपका जो है सेंटर के जो है सब कैरियर्स है वो ज़्यादा लोड कैरी कर सकते हैं, मतलब लोड तो ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डिस्टेंस तक जा सकते हैं, और जो एच के सब कैरियर हैं वो ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकते। उससे क्या होगा कि कुछ तो आपका बैंडविड्थ बढ़ जाए, मतलब आपका जो रेंज बढ़ जाएगा, पर आपका जो एच के अंदर में परफॉर्मेंस काफ़ी गिर जाएगी, बिकॉज जितने रिसोर्सेज हैं जो कि तो दूर तक जा सकते हैं, वो उसका जो ओवरऑल बैंडविड्थ है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये तो दूर तक जा नहीं पाएंगे, क्योंकि इसको आपने डिप्रेस किया, और डिप्रेस इसलिए किया क्योंकि आप चाहते नहीं है कि यहाँ पे स्पिल ओवर हो जाए। क्योंकि अगर आप देखें ये मेरा बैंडविड्थ है, मेरे बाजू में किसी और का जो है स्पेक्ट्रम है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा सिग्नल जो है इस इधर जाके पर ये स्पिल ओवर हो जाए, इसीलिए इसको साइड को वो डिप्रेस करने की कोशिश करते हैं और सेंटर को वो बूस्ट करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो टूल था जिससे वो बूस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, इसका नाम था π/2 BPS के। अब जो मेरे श्रोता हैं और जो दर्शक हैं उनको ये सब टर्म को जानने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टर्म यूज किया गया था π/2 BPS के। अब इसको यूज करके आप ये चीज अचीव कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, है ना। तो अगर देखें तो इससे क्या होता है कि π/2 BPS के सिग्नल को इस तरह से मैनेज करता है जिससे कि ये बहुत ज्यादा जो है, मतलब ये अनस्टेबल ना हो जाए, इसको इस तरह से समझते हैं, जिससे कि इसको पीक टू एवरेज पावर रेशियो को थोड़ा कम कर देता है, नहीं तो फिर होगा सिस्टम बहुत अनस्टेबल हो जाएगा, इट विल बिकम, तो उसको लेस स्पाइकी बनाने का उनका पर्पस है। और द हेडरूम मेक्स द सेंटर बूस्ट वायबल विदाउट रेजिंग द एवरेज पावर। समझ में आ गया ना। तो इसको पीक को ऐसे करते हैं जिससे कि वो एवरेज पावर जो है 23 dBm से ज्यादा ना हो, कि सार का लिमिट है। सो द ट्रेड ऑफ दैट यू कांट डॉज। अब क्या प्रॉब्लम क्या है कि बूस्टिंग द सिग्नल, बूस्टिंग द मिडिल मीन्स ट्रिमिंग द एजेस। एजेस को तो ट्रिम करना ही पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो रिसोर्सेज हैं जो सेंटर में है वो तो बूस्ट होकर ज़्यादा दूर तक चले जाएंगे, पर एज वाले जो रिसोर्सेज हैं जिसमें डेटा कैरी हो रहा है वो तो नहीं जा पाएंगे। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि एज डेटा, जैसे आप अगर आप यहाँ पे अगर इसको बूस्ट भी करते हैं, जैसे अगर आप ले लें अपलिंक को अगर बूस्ट भी करेंगे, तो आपका एज के अंदर में अगर आप एज में है और ये मान लीजिए डिस्टेंस बढ़ गया, तो यहाँ पे डेटा रेट आपको कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि आपका जो मैंने आपको बताया, ये जो सेंटर वाला जो है पोर्शन है जो बूस्टेड है, वो उसका बैंडविड्थ कम है कि नहीं। तो यही आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। बूस्टिंग द मिडिल मीन्स ट्रिमिंग द एजेस, डेटा एज फॉल्स एट द एज डेटा विल फॉल। नाउ प्रॉब्लम क्या हो रहा था इंडिया का, कि इंडिया चाह रहा था कि 700 मेगाहर्ट्ज का रेंज बढ़ जाए। अब 700 मेगाहर्ट्ज का रेंज कैसे बढ़ेगा, क्योंकि 10 मेगाहर्ट्ज तो स्पेक्ट्रम है। अगर 10 मेगाहर्ट्ज का जो स्पेक्ट्रम मान लिया जाए कि ये पूरा 10 मेगाहर्ट्ज है मान लीजिए, और उसमें से अगर आपने फ्रैक्शन 25% को अगर बूस्ट कर दिया, तो इमेजिन करिए कि एज में आपको कितना कम जो है पावर वो डेटा रेट मिलेगा। तो 700 मेगाहर्ट्ज जैसे बैंड के अंदर में इस π/2 BPS के टेक्नोलॉजी का कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि आपको वैसी ही रेंज जो है ठीक ठाक मिलती है ना। और अगर आपको इसको जो है अगर और ट्रिम करके जो है अगर पावर बूस्टिंग का इस्तेमाल करके आपको स्ट्रेच भी कर देते हैं, तो खास कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वैसे भी डेटा रेट एट द एज काफ़ी कम हो जाता है। और आपको अगर कोई रीजनेबल स्पीड देना है,
तो आपको कैपेसिटी डिज़ाइन करना पड़ेगा, आपको इस तरह से डिज़ाइन करना पड़ेगा नेटवर्क को कि आपको एज में आपका सिग्नल का जो है, आपका जो डेटा रेट इतना कम ना हो जाए। तो ज़्यादा स्ट्रेच करने का कोई मतलब नहीं है 700 मेगाहर्ट्ज में, क्योंकि लेमडा स्क्वायर बताया ना मैंने आपको, जैसे जैसे आप हायर फ्रीक्वेंसी में जाएंगे तो ये डिस्टेंस और कम होता जाएगा, समझे ना। तो इसीलिए 700 मेगाहर्ट्ज का फोकस था इंडिया का, तो उसमें कुछ खास अचीव हो नहीं पाया, बिकॉज 110 मेगाहर्ट्ज है और इसका रेंज वैसे ही ज़्यादा है। तो नेट में क्या होता है, सम एक्स्ट्रा रीच बट स्लो एच स्पीड ऑफन ए बैड डील इन सब गीगाहर्ट्ज, सब 6 गीगाहर्ट्ज बैंड। इसलिए FR1 में इसका ज़्यादा फायदा नहीं है, इसलिए FR2 के अंदर में ऑलरेडी 3GPP इसको इम्प्लीमेंट कर चुका था, और इंडिया FR2 का जो इनोवेशन है वो FR1 में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा था। यही उनका 5GI का पूरा ऑब्जेक्टिव था। सो वेयर दिस ट्रिक एक्चुअली शाइन्स, मैंने आपको बताया FR2 ग्रेटर देन 6 गीगाहर्ट्ज। क्यों? क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी हाई पाथ लॉस, टीनी ईयर्स, मतलब लेमडा स्क्वायर जो बताया ना, उनका कान काफी छोटे हो जाते हैं, एंड वाइड TDD चैनल, मतलब TDD चैनल बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो अगर मान लीजिए आपका चैनल जो है 400 मेगाहर्ट्ज है हैं और 1 गीगाहर्ट्ज है, तो 1 गीगाहर्ट्ज में क्या होगा कि ये अगर 1 गीगाहर्ट्ज हुआ और आपने जो है मान लीजिए अपना 200-300 मेगाहर्ट्ज को अगर आपने पीक कर दिया, तो आपका जो गेन होगा एज के अंदर में वो प्रोपोर्शनली कहीं ज्यादा होगा, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेच ऑफ कवरेज। मतलब जो कवरेज को आप स्ट्रेच करेंगे उससे एज के अंदर में आपको ज़्यादा फायदा होगा, बिकॉज आपके पास में बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ है प्ले करने के लिए। तो आपको सिर्फ सेंटर में अगर मान लो 200-300 मेगाहर्ट्ज को आपने पिकअप कर दिया, तो आपका स्टिल जो है आपको बहुत बढ़िया स्पीड मिलेगी एज में। तो इसीलिए जो है FR2 के अंदर में ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड थी, गिविंग लिटिल एज एनर्जी बेयरली हर्ट्स कैपेसिटी, ठीक है ना। सो 1-2 dB भी अगर आपको हेडरूम मिल जाता है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है टू स्ट्रेच, बिकॉज आप मान के चलिए 3 dB इज हाफ और डबल। तो अगर 1-2 dB का भी अगर आपको गेन मिल जाए तो आपका जो कवरेज जो है वो 25 से लेकर 40% तक का कवरेज आपका बढ़ सकता है। वो बहुत ज़्यादा जरूरी है एट फ्रीक्वेंसी विच आर ग्रेटर देन 6 गीगाहर्ट्ज बिकॉज ऑफ लेमडा स्क्वायर विच आई एक्सप्लेन। वाई इट डिडंट हेल्प इंडियाज एस्पिरेशन इन द FR1 विच इज लेस देन 6 गीगाहर्ट्ज, बिकॉज लो फ्रीक्वेंसी बैंड का कवरेज वैसे ही ज़्यादा है, बैंडविड्थ इतना कम है। आप अगर इसको अगर एम्पलीफाई भी करेंगे सेंटर के अंदर में तो आपको ज़्यादा कोई स्पीड मिलेगा नहीं एज के अंदर में। तो इसलिए नैरो 10 मेगाहर्ट्ज में इसका कोई फायदा नहीं है। ट्रिमिंग द एज विल किल द स्पीड। 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड वैसे भी हम रूरल में नहीं यूज़ करते, और अगर उसका थोड़ा भी स्ट्रेच कर भी देंगे तो आपकी जो जो आज की तारीख में जो ग्रिड है वो 700 के लिए बना हुआ है रूरल का, उससे 3.5 को अगर ओवरले करेंगे 700 में, आपको कुछ खास फायदा होगा नहीं। नेटवर्क में बहुत डार्क स्पॉट्स होंगे, बहुत सारे होल्स होंगे। तो यही मेन रीजन है व्हाई इट फेल्ड, राइट, इंडिया। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड, क्या हुआ क्या था, 3GPP ने क्या किया, तो इंडिया ने अपना स्टैंडर्ड का जो ऑब्जेक्टिव था उसको अबंडन कर दिया बिकॉज ऑफ दिस रीजन, और इसको मर्ज कर दिया 3GPP रिलीज 17 में एज एन ऑप्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, फ्रैगमेंटेशन खत्म हो गया, इंडिया का कोई स्टैंडर्ड बना नहीं, तो अब 3GPP में एक ऑप्शन आ गया कि भाई 6 गीगाहर्ट्ज के नीचे जिसको अगर इंप्लीमेंट करना है वो कर ले। तो ये ऑपरेटर ड्रिवन हो गया। अगर ऑपरेटर डिमांड करती है भाई मेरे को तो जो है इस तरह के हैंडसेट चाहिए जो कि FR1 में भी π/2 bps के इंप्लीमेंट करे, आप वो डिमांड अगर करेंगे तो हैंडसेट मैन्युफैक्चरर बनाएंगे, पर किसी ने डिमांड ही नहीं किया किसी ऑपरेटर में, क्योंकि उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो इसलिए आप अपने फोन में ये फीचर और ये कैपेबिलिटी जो इंडिया ने डेवलप किया था 5GI को, वो दिखाई नहीं देते, बिकॉज ये ऑप्शनल फीचर है, ओनली अपीयर इफ ऑपरेटर डिमांड्स देम एंड फोन एनेबल एंड टेस्ट देम। डिमांड ही नहीं है क्योंकि इसका कोई फायदा ही नहीं है ना। तो इंडिया करंट बैंड ट्रेड ऑफ वाजंट वर्थ, मतलब कोई मतलब ही नहीं था नीचे 700 मेगाहर्ट्ज 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड, वो जो कि 5G बैंड है, उससे कुछ फायदा हुआ नहीं। सो नो ऑपरेटर पुल, नो OEM डिडंट शिप एनी डिवाइस, इसलिए आपको ये चीज दिखाई नहीं दे रही है। तो टाइमलाइन क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो ये आप अपना पॉज करके ये वीडियो देख सकते हैं कि इंडिया ने क्या क्या किया था। और मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें आप देखेंगे इंडिया 5G टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस, ये मैंने लिखा था 13 मार्च 2020 को। ये पूरी कहानी लिंक के साथ में पूरा का पूरा आपके सामने ये मौजूद है। आप ये देख सकते हैं कि क्या क्या इंडिया ने किया था और कैसे ये नेविगेट किया था इंडिया ने अपने पूरा पुश करके ITU में एंड देन 3GPP में, कैसे जो है ये फाइनली फेल हो गया, है ना। तो ये पूरा आप देख सकते हैं, पूरा मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है।
उसके बाद में व्हाट इंडिया अचीव क्या किया। अब इंडिया ने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है ITU एंड 3GPP का, ये बहुत पॉलिटिकल है। जब तक आप उसके थ्रू नहीं गुजरोगे तब तक आप कुछ सीखोगे नहीं। तो एटलीस्ट इंडिया ने, भले ही ये 5G आई फेल हो गया, बट इसके अंदर में इसके थ्रू मतलब नेविगेट करते हुए इंडिया ने बहुत कुछ सीखा, वो 6G में काम आने वाला है। तो यही चीज़ जो है बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ। तो भले ही जो है टेक्नोलॉजी पॉइंट कोई फायदा नहीं हुआ, बट प्रोसेस लर्निंग बहुत ज़्यादा हुआ। तो क्लियर टेकअवेज क्या है कि आप पावर को, यू कांट रेज द एवरेज पावर, यू कैन ओनली रीअरेंज इट। वो मैंने आपको बताया था कि सेंटर को पिक करा, एज को जो है डिप्रेस कर दिया, एंड दैट हेल्प्स अबव 6 गीगाहर्ट्ज। एंड दैट इज वाई इंडिया ने कुछ कर नहीं पाया, बिकॉज इंडिया के जो लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड है उसमें कुछ फायदा नजर नहीं आया, एंड दैट्स वाई यू डिडंट फील एनी चेंज ऑन योर फोन। अब इंडिया को क्या करना चाहिए 6G में, जो इंडिया में 10% का जो उनका वो है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव है, तो आपको जो है ऐसा कोई इनोवेशन करना होगा जो कि या तो इंडिया में यूजफुल हो या तो ग्लोबल में इन्फ्लुएंस। कुछ भी उठा के चिपकाने से फायदा होने वाला नहीं है, जो 5G आई में इंडिया ने करने की कोशिश करी थी, है कि नहीं? क्योंकि ऑलरेडी वो फीचर अवेलेबल था FR2 में, तो वही चीज आपने अगर FR1 में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी, क्या फायदा हुआ? कुछ भी अचीव नहीं हुआ, क्योंकि वो मतलब इंप्लीमेंट करने लायक था ही नहीं। तो इसलिए ये जो स्लाइड को आप पॉज करके देखें कि इंडिया को अगर रियल इनोवेशन करना है और 10% का जो ऑब्जेक्टिव है इंडिया का पेटेंट का, उसको अचीव करने के लिए ये सब चीज करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो दोस्तों यही था मेरा उद्देश्य, ये समझाना कि 5G आई क्यों फेल हो गया, और इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया हैज टू बिकम द ग्लोबल लीडर विद 10% पेटेंट्स इन 6G, व्हाट हैज टू बी डन, क्या करना पड़ेगा, क्या इनोवेशंस की दरकार है इंडिया को। तो अगर आप 5G आई की तरह करेंगे और कुछ भी उठा के जो है नीचे फ्रीक्वेंसी बैंड में बिना सोचे समझे, मतलब एक्चुअली इट वाज नॉट ए इनोवेशन, टू लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 6 गीगाहर्ट्ज एंड अबव के ऊपर में उसका फायदा भी हो रहा था, लो फ्रीक्वेंसी बैंड में तो उसका फायदा था ही नहीं, क्योंकि उसका आपके पास इतना बैंडविड्थ था नहीं। तो आपको इस तरह के इनोवेशन से आपको दूरी मेंटेन करके रखना पड़ेगा, आपको रियल इनोवेशन करने पड़ेंगे, तभी आप ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद अंत तक सुनने के लिए। शायद आपको कुछ फायदा हुआ मैं समझाने को, बिकॉज ये बहुत टेक्निकल टॉपिक था, मैंने कोशिश की आपको एज सिंपल तरीके से समझा सकूं। पता नहीं मैंने आई वाज सक्सेसफुल और नॉट, बट अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद, और मैं एक और वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।